स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मध्यम काव्य, जिसे हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। आपने देखा पिछले वीडियो में कि मम्मट ने काव्य के 3 भेद बतलाए। पहला उत्तम काव्य, जिसे ध्वनि काव्य कहते हैं। दूसरा मध्यम काव्य, जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और तीसरा अधम काव्य, जिसे हम चित्र काव्य कहते हैं। और वो भी बाद में 2 प्रकार का हो जाता है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से। तो आज का जो विषय है वो मध्यम काव्य है, अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य। जैसा कि आपने देखा कि मम्मट ने काव्य के भेदों को 3 भेदों में बांटा है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। लेकिन अन्य आचार्यों ने उसके कई भेद किए हैं। कुछ ने 2 भेद माना है, कुछ ने 3 भेद माना है, कुछ ने 4 भेद माना है। आप पंडित राज जगन्नाथ को पढ़ेंगे रसगंगाधर में, तो उन्होंने काव्य के 4 भेद माने हैं। उसमें पहला भेद है उत्तम काव्य, दूसरा है उत्तम काव्य, तीसरा है मध्यम काव्य, चौथा है अधम काव्य। अर्थात उन्होंने मम्मट के 3 भेदों को स्वीकार किया है, लेकिन उसमें जो पहला भेद उनका है वह उत्तम काव्य है। अर्थात जो पंडित राज जगन्नाथ ने उत्तम काव्य कहा है उसको ध्वनि काव्य कहा है। अर्थात मम्मट की दृष्टि में उत्तम काव्य ही ध्वनि काव्य है, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ की दृष्टि में जो ध्वनि काव्य है वह उत्तम काव्य है। तो ये अलग अलग आचार्यों की दृष्टि से अलग अलग भेद या फिर मतांतर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे काव्य प्रकाश को पढ़ रहे हैं, तो काव्य प्रकाशकार की दृष्टि में भेदों के क्या दृष्टिकोण हैं हम यहाँ देखेंगे। तो दूसरा भेद है मध्यम काव्य, जिसे हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। आपने देखा कि जो पहला भेद था वह उत्तम काव्य, उसकी कारिका बतलाई गई थी, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये व्याच्याद ध्वनिर्बुधै कथितः। अर्थात जहाँ पर वाच्य व्यंग्य से अधिक चमत्कारकारी हो जाए उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं, जिन्हें अन्य आचार्यों ने या फिर अन्य व्याकरणाचार्यों ने या अन्य साहित्याचार्यों ने ध्वनि नाम से भी कहा है। लेकिन यहाँ पे ठीक उसके विपरीत स्थिति है। यहाँ आप देखेंगे कारिका के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे तो कहा अतादृशी यानी उसके समान। तो किसके समान? जैसा कि ध्वनि काव्य में बताया गया है। ठीक है, अभी यहाँ वृत्ति में आप ये बतलाएंगे कि अतादृशी का अर्थ क्या है। तो बताया अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी, यानी वाच्य से जहाँ पर व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी नहीं है। तो अतादृशी का अर्थ इन्होंने किया कि वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात वाच्य से जहाँ पर व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारकारी नहीं होता है वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे तो अतादृशी व्यंग्ये गुणीभूत व्यंग्यम, अर्थात जहाँ पर वाच्य से अधिक व्यंग्य चमत्कारकारी न हो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्यम, अर्थात वह गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। वस्तुतः यहाँ पे होता क्या है कि उस काव्य में जो व्यंग्य होता है वह गुणीभूत हो जाता है, अर्थात वह गौण हो जाता है। और जो वाच्य होता है वह कह लीजिए कि चमत्कारकारी हो जाता है। व्यंग्य गौण हो जाता है और वाच्य चमत्कारकारी हो जाता है। बस भेदों को समझना है। मम्मट ने 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ बतलाए हैं। पहला वाच्य, दूसरा लक्ष्य और तीसरा व्यंग्य। तो इन्हीं अर्थों में वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, इन्हीं तीनों में से 2 की यहाँ पे बात कही जा रही है। पहला वाच्य, ठीक है, तो वाच्य जहाँ पर व्यंग्य से अधिक चमत्कारकारी हो जाए वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। इसका नाम गुणीभूत व्यंग्य इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो व्यंग्य है वह गौण हो जा रहा है। किसके अपेक्षा?
तो वाच्य की अपेक्षा। तो वाच्य की अपेक्षा जब व्यंग गौण हो जाता है अर्थात गुणीभूत हो जाता है तो उसे ही हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। आगे कहा है तू मध्यमम, और उसे ही हम मध्यम काव्य कहते हैं, यानी वह मध्यम कोटि का काव्य होता है, उत्तम कोटि का काव्य नहीं होता है। उत्तम कोटि का काव्य वहाँ होता है जहाँ पे वाच्य से व्यंग अधिक चमत्कारकारी होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा स्थिति है। उल्टा स्थिति यह है कि यहाँ पर वाच्य अधिक चमत्कारकारी हो जा रहा है। किससे? तो व्यंग से। और जब व्यंग से वाच्य अधिक चमत्कारकारी हो जाए तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य शब्द ही बतला रहा है कि जहाँ पे व्यंग्य गुणीभूत हो जाए अर्थात जो व्यंग्य है वह गौण हो जाए। तो किससे? तो वाच्य से। यह वृत्ति में बतलाया है, वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात वाच्य से जहाँ पर व्यंग्य है, यहाँ पे अनतिशायिनी आप देख रहे हैं तो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। किसके लिए वाच्याद अनतिशायिनी आया है? तो अतादृशी के लिए। अतादृशी की ही व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे वृत्ति में कि अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी। तो यह जो अतादृशी शब्द है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और व्यंग्य भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जब वाच्य से अनतिशायिनी अर्थात यह जो व्यंग्य है वह अनतिशायिनी हो जाए अर्थात गौण हो जाए, ठीक है, जब वह गौण हो जाए तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य का मतलब हो गया कि व्यंग्य का गुणीभूत हो जाना अर्थात व्यंग्य का गौण हो जाना। तो गौण यदि व्यंग्य हो गया तो फिर मुख्य कौन हुआ? तो सीधी सी बात है कि जब अगर व्यंग्य गौण हो रहा है तो मुख्य आपका वाच्य हो जाएगा। तो वाच्य अर्थ आपका मुख्य हो गया और व्यंग्य जो है वह गौण हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब वाच्य मुख्य हो जाए और व्यंग्य गौण हो जाए तो वहाँ पे गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, उसी को हम मध्यम काव्य कहते हैं। देखिए कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखी हैं, उसको देख लीजिए। कहा कि मध्यम काव्य में व्यंग्य गुणीभूत होने के कारण, यहाँ कारण शब्द छूट गया, आप जोड़ लेंगे कि मध्यम काव्य में व्यंग्य गुणीभूत होने के कारण ध्वनि काव्य के समान अधिक चमत्कारकारी नहीं हो पाता है। बात समझ में आई कि जब व्यंग्य गुणीभूत हो जाए अर्थात गौण हो जाए तो वह ध्वनि काव्य के समान अधिक चमत्कारकारी नहीं हो पाता है, इसलिए इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं अथवा मध्यम काव्य कहते हैं। वृत्ति का अर्थ आपने देख ही लिया था कि अतादृशी का अर्थ इन्होंने बतलाया वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात जब वाच्य से जो व्यंग्य है वह अधिक चमत्कारकारी न हो तो ऐसी स्थिति में वह गुणीभूत काव्य कहलाता है अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है, जिसे हम मध्यम काव्य भी कहते हैं। इसको समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उदाहरण के माध्यम से ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यंता भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। अर्थ देखेंगे अन्वय के साथ। कहा ग्राम तरुणम नववंजुल मंजरी सनाथकरम, अन्वय के साथ देखेंगे तो ग्राम तरुणम का ही विशेषण है नववंजुल मंजरी सनाथकरम। क्यों? क्योंकि ग्राम तरुणम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है और नववंजुल मंजरी सनाथकरम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो यह नववंजुल मंजरी सनाथकरम ग्राम तरुणम का विशेषण है और ग्राम तरुणम विशेष्य हो गया। तो क्या कहा कि नववंजुल मंजरी सनाथकरम, यानी नव मतलब नवीन, ताजी, बिल्कुल अभी तोड़ी हुई, वंजुल मंजरी किसी वृक्ष की मंजरी को सनाथकरम अपने हाथ में लिए हुए। कौन लिया है? तो ग्राम तरुणम। कोई गांव का युवक है, वह अपने हाथ में किसी वृक्ष की मंजरी को, छोटी सी डाली को हाथ में लिया हुआ है। आगे क्या बतला रहे हैं कि मुहुर्नितराम पश्यंता, पश्यंत्या, ठीक है, मुहुर्नितराम
बार बार पश्यन्त्या देख कर, तो कौन देख रहा है, तो तरुण्या, कोई युवती इस युवक को हाथ में लिए हुए ताजी तोड़ी हुई किसी वृक्ष की मंजरी को हाथ में लिए हुए कोई जो तरुणी है वह बार बार देख रही है। और देख कर क्या हो रहा है, तो मलिना मुखत छाया भवती, उस युवती का जो मुख है वह मलिन हो जा रहा है। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यह बात आप देखें कि हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें कि कोई युवक किसी युवती को किसी बगीचे में मिलने का आमंत्रण दिया हो कि हम शाम को 5 बजे उस बगीचे में हम मिलेंगे, और युवक जो है कि उस बगीचे में पहले ही पहुंच गया, और जब समय हो गया 5 बज गया फिर भी युवती नहीं आई, किसी कार्य में व्यस्त हो गई। तो युवती के न आने पे कुछ समय तक वह इंतज़ार किया होगा। इसके बाद उसी बगीचे से किसी ताजी तोड़ी हुई वृक्ष की टहनी को, वृक्ष की मंजरी को हाथ में लिए हुए उस युवती के घर से निकला, और उस हाथ में लिए हुए ताजी तोड़ी हुई वृक्ष की मंजरी को देखकर जो वह युवती है उसके मुख की जो छाया है वह मलिन हो जा रही है। तो यहाँ पे समझने का विषय ये है कि उस युवक ने शाम को मिलने का, शाम को 5 बजे मिलने का उस बगीचे में समय दिया था, लेकिन वह युवती जो है उस समय पर नहीं पहुंच पाई। कुछ समय और इंतज़ार करने के बाद युवक वहां से बगीचे से किसी मंजरी को तोड़ा और तोड़कर वहां से निकल गया, और यह दिखाते हुए निकला कि देखो मैं उस बगीचे में गया था और उस बगीचे से इस मंजरी को मैंने तोड़ा और तुम नहीं आई सही समय पे, और मैं जो है कि अब जा रहा हूँ। तो इस स्थिति को देखकर उस नायिका का जो मुख है वह मलिनता की छाया से आवेशित हो जा रहा है। कवि के कहने का शायद ऐसा ही कुछ अभिप्राय होगा। वृत्ति में बतला रहे हैं कि अत्र वंजुल लता गृहे तत् संकेता नागतेति, ठीक वही बात कह रहे हैं। अत्र मतलब इस उदाहरण में वंजुल लता गृहे, उस बगीचे में दत्त संकेता दिए हुए संकेत वाले स्थान पर नागतेति नहीं गई। वह जो नायिका है, नायक ने कहा कि उस बगीचे में शाम को 5 बजे आ जाना, लेकिन वह दी हुई उस संकेत पर, उस दी हुए स्थान पर नागतेति नहीं गई। इसलिए व्यंग्यम गुणीभूतम, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस स्थिति में उसने संकेत दिया था कि तुम शाम को आ जाना, लेकिन वह पहुँच नहीं पाई, किसी कारण से पहुँच नहीं पाई, तो यहाँ पर जो व्यंग्य हो रहा है वह गुणीभूत हो जा रहा है। आप इसको एक बार सोचें, चिंतन करें, तो यहाँ पे किसी तरह का उदात्त व्यंग्य निकल के नहीं आ रहा है, बल्कि वहाँ पे वाच्य की प्रमुखता हो जा रही है और व्यंग्य जो है वह गौण हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यंग्यम गुणीभूतम, व्यंग्य क्या हो रहा है, गुणीभूत हो रहा है। तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, तो व्यंग्य की अपेक्षा। तो व्यंग्य की अपेक्षा वाच्यस्यैव, वाच्य जो है वह चमत्कारित्वात्, वाच्य ही यहाँ पे चमत्कारकारी हो जा रहा है। तो जब व्यंग्य से वाच्य अधिक चमत्कारकारी होता है तो वहाँ पर मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य नाम कहने का आशय यही है कि जब व्यंग्य गौण हो जाए और वाच्य मुख्य हो जाए, प्रधान हो जाए, तो वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप उदाहरण को समझ गए होंगे। एक बार और आप देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से कि नव मंजुल मंजरी सनाथ करम ग्राम तरुणम, कोई ग्राम युवक है, वह अपने हाथ में किसी बगीचे से तोड़ी हुई टहनी को लेकर आया और उस स्थिति को मुहुर्नितराम पश्यन्ता, बार बार देखकर
तरुण्याः, कोई तरुणी का जो मुख है वह मलिना भवति, उसका जो मुख है वह मलिन हो जा रहा है। अर्थात उस स्थिति को देखकर उसका जो मुख है वह मलिन हो जा रहा था। उसको पश्चाताप हो रहा है कि उसने समय दिया था कि शाम को उस बगीचे में आ जाना, लेकिन किसी कार्य के कारण वह व्यस्त हो गई और सही समय पे पहुंच नहीं पाई। तो सही समय पे पहुंच नहीं पाई तो इसके कारण वह वापस कुछ समय और इंतज़ार किया होगा ग्राम युवक, और फिर इसके बाद वह वापस हो गया वहाँ से। जब वापस हो गया तो उस स्थिति को देखकर उस युवती का, उस नायिका का जो मुख है वह मलिन हो गया, अर्थात वह ग्लानि से आक्षिप्त हो गया, क्योंकि उस युवक ने समय दिया था मिलने के लिए, लेकिन वह ठीक समय पे पहुंच नहीं पाई। तो यह जो उदाहरण है इसमें किसी प्रकार का जो व्यंग्य है वह अधिक चमत्कारकारी नहीं हो पा रहा है। जब चमत्कारकारी नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे व्यंग्य गुणीभूत हो जा रहा है और उसकी अपेक्षा वाच्य जो है वह चमत्कारकारी हो रहा है। तो यहाँ पर वाच्य के चमत्कारकारी होने पर और व्यंग्य के गुणीभूत होने पर यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। इसी को ही मध्यम काव्य कहते हैं।